हेलो बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश और अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट के बारे में, जिसका अध्याय नंबर 5 अपन पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रशैली। दोस्तों पहाड़ी चित्रशैली में अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था सामान्य परिचय, सेकंड में देखा अपन ने बसोहली चित्रशैली के बारे में, थर्ड वीडियो में देखा अपन ने गुलेर चित्रशैली के बारे में। और दोस्तों ये पढ़ते समय अपन ने ये भी देखा था कि आखिरी जो अंतिम जो चित्रशैली थी पहाड़ी चित्रशैली, वो कांगड़ा चित्रशैली थी। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ते हैं कांगड़ा चित्रशैली के बारे में। अपन ने देखा था पिछले विषयों में या पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि बसोहली जो चित्रशैली है वो गुलेर बनी और गुलेर चित्रशैली कांगड़ा चित्रशैली बनी। यानी कि कुल मिला के बसोहली या फिर गुलेर जो चित्रशैली है वो कुल मिलाकर लास्ट में क्या बन जाती है, कांगड़ा चित्रशैली को अपना अस्तित्व प्रदान कर देती है। आज अपन उसी चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे जो कांगड़ा चित्रशैली। दोस्तों कांगड़ा चित्रशैली का विकास मुख्यतः दो शासकों के समय हुआ था। दो शासक थे जिन्होंने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया था। एक का नाम था दोस्तों घमंड चंद और दूसरे का नाम था संसार चंद। एक का नाम था घमंड चंद और दूसरा था संसार चंद। तो दोस्तों पहले अपन देखते हैं कि घमंड चंद के शासनकाल में किस तरीके से इस शैली का विकास हुआ। राजा घमंड चंद जो था वो घटोत्कच के वंश से संबंधित था। जहांगीर ने 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके इस वंश को अपना जागीरदार बना दिया। फिर बाद में मुगलों के पतन होने के बाद घमंड चंद ने इस क्षेत्र पर वापस पुनर्धिकार किया और सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि सुजानपुर के साथ साथ टिएरा को अपनी राजधानी बनाया और घमंड चंद ने स्मारक और चित्रशाला भी बनवाई। ये था घमंड चंद के बारे में। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, घमंड चंद जो था वो घटोत्कच वंश से संबंधित था। घटोत्कच जो वंश है वो यहाँ पर शासन करता था, लेकिन जब शाहजहां यहाँ पर आया और इसने इस क्षेत्र को जीतकर इस वंश को अपनी जो है जागीरदार बना लिया, उस समय बाद में यहाँ पर जागीरदार के रूप में रहे। लेकिन घटोत्कच के आते आते मुगलों का पूरी तरीके से पतन हो चुका था और मुगलों के पतन का फायदा उठाया घमंड चंद ने और घमंड चंद इस पूरे क्षेत्र पर वापस अपना कब्जा कर लेता है। ये इसकी कहानी है। चित्रों के बारे में अपन बाद में देखेंगे। दूसरा आता है संसार चंद्र के समय घटोत्कच। दोस्तों संसार चंद जो थे, इसके पापा जो थे वो प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह के पापा जो थे वो घमंड चंद थे। यानी कि कुल मिला के संसार चंद के दादाजी कौन थे? घमंड चंद। और उनके पोते कौन थे? संसार चंद। संसार चंद प्रकाश चंद के बाद 10 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठे। प्रकाश जो चंद थे उसके समय वित्तीय संकट आया था, जिसके कारण वह चित्रकारियों को निरंतर नहीं रख पाया। लेकिन संसार चंद कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया और इस शैली का प्रारंभिक चरण आलमपुर और परिपक्व चरण नादौन में देखा जा सकता है। मनाकू इसके और उसके पुत्र इसके दरबारी चित्रकार थे। दोबारा से देखते हैं। घमंड चंद ने इस क्षेत्र पर वापस अपना अधिकार किया। उसके बाद इसका बेटा आया, घमंड चंद का बेटा प्रकाश चंद। कौन आया दोस्तों? प्रकाश चंद। प्रकाश चंद जो था जब यहाँ का शासक बना तो यहाँ पे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। वित्तीय संकट मतलब पैसे की कमी हुई और वित्तीय संकट उत्पन्न होने की वजह से प्रकाश चंद इस चित्रशाला को, इस चित्रकारी को निरंतर नहीं रख पाया और उसने इसे बंद किया। लेकिन प्रकाश चंद की मृत्यु के बाद में 10 वर्ष की आयु में ही अगला शासक बना कौन? संसार चंद। संसार चंद के समय ये चित्रकला जो ये चित्रशैली है ये पनपी, इसको संरक्षण प्रदान किया किसने? संसार चंद ने। आगे अपन देखते हैं। और इसी के समय जो आलमपुर जो था इस चित्रशैली का प्रारंभिक चरण था और परिपक्व चरण कौन सा था? नादौन। और संसार चंद के दरबार में ही मनाकू और उसके पुत्र चित्रकारी के रूप में यहाँ पर कार्य किए। यानी कि कह सकते हैं कि ये इनके दरबारी चित्रकार थे। संसार चंद के बाद अनिरुद्ध सिंह भी इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। अनिरुद्ध सिंह जो संसार चंद के बाद में शासक बनता है, उसने भी कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया। तो ये अपन ने देखा कि जो एक ही वंश के 4 शासक थे, घमंड चंद, प्रकाश चंद, संसार चंद और लास्ट वाला अनिरुद्ध सिंह। इस प्रकार से 4 शासकों के समय ये शैली विकसित हुई। लेकिन मुख्य रूप से
ये 2 शासकों के समय ही विकसित हुई, घमंड चंद और संसार चंद के रूप में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आगे पर देखते हैं इस चित्रशैली की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं दोस्तों? पहली विशेषता यह है कि कांगड़ा चित्रशैली काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है। काव्य के रूप में और गीतों के रूप में प्रस्तुत की गई एक शैली है, जिसमें सौंदर्य और कोमलता के साथ में इसको प्रस्तुत किया गया है। सेकंड विशेषता की बात करें कि रेखाएं जो थी, जो कांगड़ा चित्रशैली में जो रेखाएं हैं वो कोमलता, बहुत कोमल बारीक रेखाएं हैं। रंगों का प्रयोग चमकीला है, चमकीले रंगों का प्रयोग है और सूक्ष्मता से सजावट किया गया है, यानी कि बहुत माइनर, बहुत छोटे छोटे तरीके से इसे सजाया गया है। महिला के चेहरे का चित्र भी इस चित्रशैली की मुख्य विशेषता रही है। सिंधी व सीधी, दोस्तों सीधी व लंबी नाक के साथ महिलाओं के चेहरे का चित्रण इस चित्रशैली की सबसे प्रमुख विशेषता है। दोस्तों स्टार लगा देता हूं मैं। कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या है? सीधी नाक और सीधे सिर व लंबी नाक के साथ में महिलाओं को चित्रित करना। आगे अपन देखते हैं इसके विषय क्या थे, कौन से विषय पर चित्र बने। दोस्तों अपन बार बार ये डिस्कस करते हैं कि उस शैली के विषय ये थे, अर्थात उस शैली में जो भी चित्र बने वो किन किन विषयों पर बने, कौन कौन से विषय ऐसे थे जिन पर चित्र बने। जैसे कि अपन ने इस चित्र शैली में देखते हैं भगवत पुराण पर इसमें चित्र बने, यानी कि भगवत पुराण के जो भी दृश्य थे वो इस चित्र में, इस शैली में दर्शाए गए। गीत गोविंद के दृश्य बने, इसके अलावा नल दमयंती, रागमाला, 12 मासा, इसी के समय इसी शैली में संसार चंद और उसके दरबारियों के चित्र भी बनाए गए। संसार चंद को संगीत सुनते हुए, नृत्य देखते हुए, बातचीत करते हुए, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों में संसार चंद को दर्शाया गया है। ये हो गए इसके विषय। दोबारा से देखते हैं विषय कौन कौन से हैं। भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, रागमाला, 12 मासा और संसार चंद के अलग अलग तरीकों से चित्र और उसके दरबारियों के चित्र। अब बात करते हैं इसका विस्तार और अवसान, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी और इसका अवसान यानी कि इसका अंत कैसे हुआ। संसार चंद के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ, ये पहले भी देखा था। इसी के समय कांगड़ा शैली टिहरा, गढ़वाल, सुजानगढ़, कश्मीर आदि क्षेत्रों तक फैल गई थी। कहाँ कहाँ तक फैली थी दोस्तों? गढ़वाल, कश्मीर, टिहरा, सुजानगढ़, इन क्षेत्रों में ये शैली पूरी तरीके से फैल चुकी थी। लेकिन 1805 ईस्वी में इस क्षेत्र में गोरखाओं का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ दोस्तों? गोरखाओं का आक्रमण हुआ। उसके बाद ये शैली बुरी तरीके से प्रभावित हुई और धीरे धीरे इस ये शैली पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो कांगड़ा चित्र शैली है उसका एक बार विकास होता है और एक बार फिर इसका क्या होता है, पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो जाती है। बाद में अगर अपन देखें तो 1809 ईस्वी में, दोस्तों कब? 1809 ईस्वी में रजित संघ ने 1809 ईस्वी में रजित सिंह की मदद से इन गोरखाओं को भगाया गया। लेकिन जो मूल रूप इनका था, जो मुख्य प्रकाश था, जो मूल रूप से विकसित हुई थी वो 1805 से पहले हुई थी। 1805 से लेकर 1805 से 1809 तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया। बाद में 1809 में जो रजित है उसकी सहायता से इन गोरखाओं को भगाया गया। दोस्तों इसी शैली में अपन आगे पढ़ते हैं प्रमुख चित्रों के बारे में। इस शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई थिंक उसे नेक्स्ट वीडियो में बनाना चाहिए। तो दोस्तों आगे वाला जो वीडियो होगा वो आपकी कांगड़ा चित्र शैली का ही सेकंड पार्ट होगा। और आज अपन कांगड़ा चित्र शैली के बारे में सामान्य परिचय पढ़े, उनके विकास के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कांगड़ा चित्र शैली में बने हुए प्रमुख चित्रों के बारे में। अगर वो अपन अभी पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। क्यों दोस्तों ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो आपको पता है वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि आपकी पढ़ाई निरंतर हो सकती है। और भी एक्स्ट्रास जो है आपके लिए क्वेश्चन
क्वेश्चन वगैरह, आपके लिए मॉडल पेपर वगैरह, ये भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इसे